नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए और कई सारे एग्जाम के अंदर, चाहे वो हमारे स्टेट लेवल के कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे थ्योरी हो, किसी भी प्रकार से इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर में WTO को क्यों बनाया गया था, इसके पीछे, इसको बनाने के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या था, वो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जनरली जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाने का जो प्रमुख कारण था वो था गेट, यानी कि जो हमने इसके बारे में गेट के बारे में पिछली क्लास में देखा था। इसका पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। यानी कि जो गेट था वो जो प्रमुख रूप से इसका जो कार्य था वो था व्यापार से संबंधित जो भी कार्य थे उस पर निगरानी रखने का कार्य गेट का था। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो अपनी मनमानी कर रहे थे या अपने अनुसार वो व्यापार कर रहे थे। तो उसी व्यापार को सरल एवं सुगम बनाने के लिए और जो भी गरीब देश थे या जो विकासशील देश थे, उन देशों को व्यापार से आर्थिक लाभ जो पहुंचना चाहिए था वो उतना नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए इन सभी कड़ियों को देखते हुए या इन सभी कमियों को देखते हुए गेट को किस में विस्थापित कर दिया गया, तो गेट को प्रतिस्थापित कर दिया गया था, हमारे WTO के अंदर प्रतिस्थापित कर दिया था। और उसके बाद में WTO की कुछ अपनी इसने शर्तें रखी और ये एक संगठन के रूप में उभर कर आया। इसमें प्रमुख रूप से इसके कुछ फंक्शन होते हैं जो सभी देशों के लिए मान्य होते हैं, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, सभी देशों के लिए वो लागू होते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमें कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं WTO को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। जो 4-5 जो बातें हैं जो तथ्यात्मक जो न्यू टाइप के अंदर या ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं WTO की स्थापना के बारे में देखते हैं। तो WTO की जो स्थापना वो कब की गई थी, तो WTO की जो स्थापना वो की गई थी साथियों 1 जनवरी, ये डेट याद रखनी है आपको, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। और किसके माध्यम से होती है? तो उरुग्वे राउंड के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। किसके माध्यम से होती है? तो उरुग्वे राउंड के माध्यम से इसकी स्थापना होती है, या फिर हम कह सकते हैं उरुग्वे राउंड के दौरान इसकी स्थापना होती है। और उरुग्वे राउंड का जो कार्यकाल था वो गेट के अंदर कब से कब था? तो 1986 से लेकर 1994 तक इसका उरुग्वे राउंड का कार्यकाल था। ये हमको पता होना चाहिए। तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो स्थापना कब होती है 1 जनवरी 1995 में, और गेट का नहीं, WTO का जन्म किसके दौरान होता है? तो उरुग्वे राउंड के दौरान जन्म होता है। उरुग्वे राउंड 1986 से लेकर 1994 तक चला, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें हम आगे चर्चा करते हैं WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेड क्वार्टर या इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो WTO का जो हेड क्वार्टर या मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। और गेट का मुख्यालय भी कहाँ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय था। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जो हमारा WTO है, इसके अंदर कितने सदस्य देश हैं। इसके अंदर कितने सदस्य देश हैं? जब हमने गेट की बात की थी तब गेट के अंदर जो इसका निर्माण हुआ था उसके अंदर कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था, तब उन्होंने किया था 23। तो इसी प्रकार जो WTO है इसके अंदर कितने सदस्य देश है? तो इसके अंदर सदस्य देश हो जाएंगे 164। वर्तमान में इसके सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है? तो 164 इसके वर्तमान में सदस्य देश है। और नवीनतम बात करें, नवीनतम, इसी के अंदर ये पॉइंट याद रखना, नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? नवीनतम सदस्य देश, तो उस देश का नाम याद रखना अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान हाल ही में 2019 के अंदर इसका नवीनतम सदस्य देश बना है। कौन से नंबर का? 164 नंबर का हो जाएगा। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? WTO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे या तो अध्यक्ष हो सकते हैं या फिर महानिदेशक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके वर्तमान में इसके महानिदेशक या अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे नगोजी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये याद रखना, नगोजी ओकोंजो। इसका ये व्यक्ति का नाम है, ये नगोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है इसका? ये आपको नाम याद रखना, नगोजी ओकोंजो इवेला। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये एक महिला का नाम है। और ये महिला कहाँ की रहने वाली है? अफ्रीका महाद्वीप की रहने वाली है। और ये नाम ही ऐसा है, हम क्या करें, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बीमारी का नाम हो, किसी डिजीज़ का नाम हो, वैसा ये व्यक्ति का नाम है। अगर आप व्यक्ति का नाम इस प्रकार का है तो हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अध्यक्ष है, कौन है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है ना। इस महिला का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये जो महिला है ये कहाँ की रहने वाली है? अफ्रीका महाद्वीप की रहने वाली है। और साथ ही साथ में इन्होंने अपना कार्यकाल, इसका 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, जो 2021 में इन्होंने अपना पद
ग्रहण किया था और 2025 तक WTO के जो अध्यक्ष रहेंगे वो यही रहने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं WTO के बारे में। जो WTO है ये किस प्रकार का संगठन है या किस प्रकार की संस्था है, ये जो WTO ये किस प्रकार की संस्था है, तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। जो कई सारी ऐसी संस्था होती है जो किसी न किसी के द्वारा ऑपरेट की जाती है। जैसे हम बात करें वर्ल्ड बैंक की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की बात करें, एशिया डेवलपमेंट की बात करें, तो ये UN के अंदर जो यूनाइटेड नेशन होते हैं इनसे संचालित होती है या इनसे इनका कनेक्शन लिंक रहता है या आपस में जुड़े हुए रहते हैं, या तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑपरेट रहती है या फिर हो सकता है यूनाइटेड नेशन के अंदर वर्ल्ड बैंक हो सकता है, एशिया डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, या फिर हमारे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये होते हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंदर या तो इनको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है या फिर UN के द्वारा इनको ऑपरेट किया जाता है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है WTO है, जो ये WTO किस प्रकार की संस्था है, तो यह UN से भिन्न है, UN से अलग है, UN से अलग है, ये हमको पता होना चाहिए। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है इससे अलग है, यानी कि जो भी WTO जो कार्य करता है वो स्वतंत्र रूप से रहकर कार्य करता है। अब जो भी नियम बनाता है वो अपने स्वतंत्र रूप से नियम बनाता है और उनको लागू भी करवाता है। लेकिन UN से जो भी लिंक रहते हैं या जो भी UN के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं या इस यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो भी संस्थाएं संबंधित रहती है, उन संस्थाओं में यूनाइटेड नेशन भी कुछ ना कुछ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अंदर कार्य करने के लिए, उनके अंदर नियम बनाने के लिए, कुछ शर्तें बनाने के लिए, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जो वो UN के द्वारा संबंधित होती है। तो उनके अंदर जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी उसके अंदर प्रक्रिया होती है, उसके अंदर UN का भी हस्तक्षेप होता है। तो इसके अंदर WTO के अंदर UN का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार के संगठन है, तो यह संस्था है तो UN से अलग संस्था है ये, और ये UN से अलग है, यानी कि यह किस प्रकार का हो जाएगा, स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय है। अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए WTO किस प्रकार की संस्था या संगठन है, तो वो स्वतंत्र भी और स्वायत्त निकाय, यानी कि अपना खुद का एक वर्चस्व है। स्वायत्त का अर्थ क्या होता है, स्वायत्त निकाय का अर्थ क्या होता है, WTO का खुद का अपना एक वर्चस्व और साथ ही साथ में स्वतंत्र होती है। इसके अंदर यह निर्णय लेने की क्षमता इसमें खुद में होती है, उनको निर्णय को लागू करवाने की जो क्षमता होती है वो खुद लागू करवाती है, खुद नियम बनाती है, खुद कानूनी कार्रवाई करती है। जो भी कार्य होते हैं वो स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेने की जो निर्णय होता है वो किसके पास होता है, WTO के पास में होता है, और ये UN से अलग होती है। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये होती है इसकी तथ्यात्मक जानकारी, जो 4 से 5 पॉइंट है वो हमको पता होना चाहिए। स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 में होती है। किसके दौरान होती है, उरुग्वे राउंड के दौरान होती है। कब होती है, 1986 से 1994 के बीच में जब उरुग्वे राउंड चलता है तब कई सारी बातों पे चर्चा की गई थी। इसके बारे में हमने अलग से सेशन कर रखा है। उरुग्वे राउंड क्या होता है, गेट क्या होता है, इसके बारे में हमने अलग से सेशन कर रखा है। अगर आपने सेशन अभी तक वो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर डला हुआ है, और आप सर्च कर लेना गेट के बारे में, तो आपको उसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर। सदस्य देश कितने हैं, 164 है, और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। यह भी हमको याद रखना है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नगोजी ओकोंजा-इवेला, ये एक महिला का नाम है, ये भी याद रखना। संगठन किस प्रकार का है, तो UN से अलग है, जो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और स्वायत्त निकाय है, यानी कि अपना खुद का एक वर्चस्व स्थापित करता है। ये होता है हमारा WTO का सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं WTO के प्रमुख कार्य कौन कौन से, उनके बारे में हमको विस्तार से पता होना चाहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं WTO का क्या क्या कार्य है। तो WTO के नाम से स्पष्ट है, इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार यानी कि पूरे विश्व के अंदर होने वाले व्यापार पे क्या करेगा, निगरानी रखने का कार्य करेगा। तो इसके जो प्रमुख कार्य में जो कार्य आते हैं, वो पहला कार्य आता है विश्व में होने वाले जितने भी व्यापार होते हैं उन पर ये क्या करता है, निगरानी रखने का कार्य करता है। तो हम इसके फंक्शन देखते हैं, क्या कार्य हैं इसके WTO के कार्य। WTO के कार्य की बात करें तो जनरली WTO के 5 से 6 कार्य होते हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले वो कार्य के बारे में ऐसे एज इट इज लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं एक एक कार्य का अंदर क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है वो मैं आपको ऐसे बोल के बता दूंगा, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट इसका जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, तो नंबर फर्स्ट इसका कार्य हो जाएगा वार्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाना। अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि WTO के क्या कार्य हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाए तो पहला तो हो जाएगा वार्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा विवादों का निपटारा करना। विवादों का निपटारा करना, यह भी इसका एक कार्य है, निपटारा करना। ये जो मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ ये फंक्शन सारे आपको याद होने चाहिए मुंह पर, ठीक है ना। नंबर थर्ड की बात करें, और सभी इधर ध्यान देना क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ में हमें इसके जो मेन पॉइंट है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। विवादों का निपटारा करना, इसी के साथ में हो जाएगा व्यापार समझौते का प्रशासन
व्यापार समझौते का प्रशासन करना, इसका अर्थ क्या होता है वो भी मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इसके जो मेन फंक्शन है वो हमको पता होना चाहिए। पहला होता है वार्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाना, विवादों का निपटारा करना और व्यापार समझौते का प्रशासन करना। और एक हो जाएगा व्यापार नीतियों पर निगरानी रखना, व्यापार नीतियों पर निगरानी, व्यापार नीतियों पर निगरानी रखना, व्यापार नीतियों पर निगरानी रखना। नंबर फिफ्थ की बात करें तो तकनीकी, या फिर हम कह सकते हैं विकासशील देशों को इसका जो नंबर 5वां जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विकासशील देशों को तकनीकी, विकासशील देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना, तकनीकी सहायता देना या उपलब्ध करवाना और उनको प्रशिक्षण देना। और नंबर जो छठा हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ सहयोग, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ में सहयोग स्थापित करना, ठीक है ना। तो ये इसके 6 फंक्शन होते हैं। इनका अर्थ क्या होता है वो भी मैं अब आपको समझा देता हूँ। पहले आपको ये जो मैंने 6 के 6 जो नाम लिखे हैं ये आपको पता होना चाहिए। WTO के कितने कार्य, तो कितने कार्य, 6 कार्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार ये कार्य आपको याद होने चाहिए, मुंह पे याद होने चाहिए आपको ये कार्य। तो हम कार्यों के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें ये कार्यों के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से? पहला होता है वार्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना। वार्ता के लिए यानी कि जो जनरली हम बात करें WTO की वार्ता की बात करें, वार्ता का अर्थ होता है बातचीत, यानी कि अगर कोई भी नया नियम बनाना है, कोई भी नया कानून बनाना है या उसी कानून को लागू करवाना होता है तो उसके लिए ये क्या करता है, तो जो भी इसके सदस्य देश है, सदस्य देश कितने हैं, तो 164 जो सदस्य देश हैं उन सभी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच का आयोजन करवाता है, जहाँ पर जो भी सदस्य देश है वो एक जगह बैठ सकें और एक कोई भी नया जो भी कानून है उसके बारे में वो बातचीत कर सके, उसको लागू कर सके। तो उसके लिए क्या करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच का आयोजन करवाता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाता है जिस पर सभी सदस्य देश बैठकर अपनी अपनी बातें रख सके। और हो सकता है किसी को अगर कोई परेशानी हो किसी कानून से लेकर, किसी शर्त को लेकर, किसी नियम को लेकर, तो वो उसमें अपनी आवाज़ उठा सकता है और उससे वो समाधान भी ले सकता है। तो ये एक मंच का आयोजन करवाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वार्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का आयोजन करवाता है। अब वो जो वार्ताएँ होती है, बातचीत जो होती है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, अपने फेवर में भी हो सकती है और साथ साथ में अपने ऑपोजिट में भी हो सकती है। तो 2 तरह की वार्ता हो सकती है, जिसके अंदर डिबेट, जैसे पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चलती है उसी प्रकार से इसी मंच के अंदर डिबेट चलती है, जिसके अंदर पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्य देश होते हैं। जो भी बातचीत करनी होती है वो तर्क वितर्क दोनों तरह से होती है और उसका एक फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है इसी मंच की सहायता से। तो ये होता है हमारा वार्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाना। अब वो जो वार्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच जब उपलब्ध हो जाता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि WTO की जो बैठक होती है, बैठक कब होगी, जब मंच उपलब्ध होगा। तो यह बैठक कितने वर्षों में आयोजन करवाई जाती है, तो प्रत्येक कितने वर्षों में, तो जो भी WTO की जो वार्ता होती है ये प्रत्येक 2 वर्ष में वार्ता का आयोजन होता है, वार्ता का आयोजन होता है। ये बिंदु भी आप याद रखना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि WTO के अंदर जो बैठक होने वाली होती है वो कितने वर्षों में होती है, तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर इनका आयोजन होता है। अब इस वार्ता के अंदर हो सकता है किसी जो भी सदस्य देश है उनके राष्ट्रीय जो भी प्रतिनिधिमंडल होते हैं, चाहे वो किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, वो या तो वो जाते हैं या फिर उनके द्वारा जो भी उनकी कैबिनेट के अंदर जो भी मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा वो वहाँ पर भेजे जाते हैं जिनेवा के अंदर, वहाँ पर ये बैठक का आयोजन किया जाता है। और एक बात याद रखना कि जो भी ये वार्ता का जो भी बैठक का जो आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है, तो जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर होता है। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, पहला हमारा कंप्लीट होता है वार्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाना, ये इसके बारे में पता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आता है विवादों का निपटारा करना। अब विवादों का निपटारा कैसे है, जनरली हम जानते हैं जब व्यापार होता है किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का अगर व्यापार होता है तो व्यापार होने के बाद में उसमें कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण के रूप में, अगर कोई भी 2 देश, भारत हो गया, चीन हो गया, ये अगर आपस में व्यापार कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ ना किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण की बात करें तो हम बात करते हैं श्रीलंका और चीन के बीच में जो व्यापार होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। श्रीलंका एक छोटा सा देश है और जो चीन है वहाँ से श्रीलंका अपने किसानों के लिए जो श्रीलंका ने कुछ दिनों पहले यह घोषणा की थी कि वहाँ पर जो भी किसान है वो जैविक रूप से कृषि करेंगे। किस रूप से करेंगे, जैविक रूप से, या फिर नेचुरल यानी कि फर्टिलाइजर का बिल्कुल ही उपयोग नहीं करेंगे। तो अब जैविक रूप से उत्पादन करना है तो उसके लिए भी हमें कार्बनिक या फिर हम कह सकते हैं कार्बनिक खाद की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये आते हैं। तो बड़ी मात्रा में श्रीलंका चीन से वर्मी कंपोस्ट और इनका क्या करता था, आयात करता था। तो उस आयात के लिए
जब चीन से एक कंटेनर लेकर वो कार्बनिक खाद लेकर निकला, तो उस कार्बनिक खाद के अंदर चीन के द्वारा कुछ जो कार्बनिक खाद था, उस कार्बनिक खाद के अंदर जीवाणु मिला दिया गया था, जो ऐसे जीवाणु थे जो हानिकारक थे, यानी कि अगर वो श्रीलंका के अंदर पहुंच जाते, वहां पर पहुंचने के बाद में वो हो सकता है कोई रोग उत्पन्न कर देते, या फिर हो सकता है वो किसी प्रकार की वहाँ पर मृदा को नुकसान पहुंचा सकता था, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो जब उसकी चेकिंग की गई तो पता चला कि उसके अंदर जो कार्बनिक खाद थे उसके अंदर जो जीवाणु थे वो हानिकारक जीवाणु थे, जिससे वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का नुकसान उत्पन्न हो सकता था। तो वापस से श्रीलंका ने जो कंटेनर आया था उसी कंटेनर को वापस से चीन भेज दिया, और इन दोनों के बीच में उसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि श्रीलंका दावा करता है कि आपने हमें जो भी प्रोडक्ट भेजा, उत्पाद भेजा, वो गलत भेजा, लेकिन चीन ये दावा करता है कि हमने आपको जो प्रोडक्ट भेजा वो सही मात्रा में भेजा, और इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। और श्रीलंका कहता है कि जो हमने आपको पैसे दिए थे जैविक खाद के लिए मंगवाने के लिए, वो पैसा हमको वापस है। तो इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। अब इस विवाद को वापस से शांत करने के लिए ये दोनों कहाँ पर पहुंचेंगे, WTO के पास में पहुंचे और वहाँ पर बैठकर इन दोनों का आपस में जो भी मसला था इनका WTO ने सुनी, और दोनों के बीच में विवाद का जो निपटारा था उसको शांत किया। तो इसका जो प्रमुख दूसरा उद्देश्य होता है या कार्य होता है वो विवादों का निपटारा। किस प्रकार से विवादों का निपटारा करता है वो मैंने बता दिया एक उदाहरण के माध्यम से। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा विवादों का निपटारा किस प्रकार से करता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें व्यापार समझौते का प्रशासन, यानी कि व्यापार समझौते का प्रशासन, यानी कि WTO क्या करता है। तो अगर कोई भी देश अगर व्यापार कर रहा है तो उसका एक जो WTO का जो प्रशासन होता है वो पर्टिकुलर हर एक कंट्री के ऊपर जो सदस्य देश है उनके ऊपर निगरानी रखने का काम करता है, और एक प्रशासन बना देता है कि आप एक प्रशासन नियुक्त कर देता है कि आप इस कार्य के लिए ये काम करोगे। यानी कि प्रशासन नियुक्त कर दिया कि जैसे हम अलग अलग प्रशासन होते हैं हमारे पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, और उसी कंट्री के अंदर स्टेट का अंदर अलग अलग प्रशासन होता है। जैसे हम बात करें शिक्षा के लिए, शिक्षा का प्रशासन अलग होता है, कानून व्यवस्था का प्रशासन अलग होता है, पर्यावरण का प्रशासन अलग होता है, रक्षा का प्रशासन अलग होता है। तो उसी प्रकार WTO के अंदर जो भी व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के अंदर अभी हम इतने सारे कार्य देख रहे हैं। जैसे हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाना, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाने के लिए वो जो अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी है वो एक अलग प्रशासन की होगी। विवादों का निपटारा करने के लिए जो प्रशासन होगा वो एक अलग प्रशासन होगा। नीतियों पर निगरानी रखने के लिए भी एक अलग प्रशासन होगा। तो ये व्यापार समझौते के लिए प्रशासन भी उपलब्ध कौन करवाता है, स्वयं WTO इसका उपलब्ध करवाता है। तो ये होता है व्यापार समझौते का प्रशासन, ठीक है ना। उसके बाद में आता है व्यापार नीतियों पर निगरानी रखना। व्यापार नीतियों पर यानी कि हमने अभी देखा, हाँ, चीन और श्रीलंका का एग्जांपल कि श्रीलंका के लिए जो भी जैविक खाद आई थी उसमें कुछ हानिकारक बैक्टीरिया चीन के द्वारा भेजे गए थे। तो उन्हीं पर निगरानी रखने के लिए कि कोई देश अगर किसी देश को जो भी उत्पाद भेज रहा है, किसी भी चीज़ का अगर आयात निर्यात हो रहा है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का गलत उत्पाद नहीं भेजे जाए, ताकि वहाँ के लोगों को उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, वहाँ के इन्वायरमेंट जो भी है उसको नुकसान नहीं हो, और वहाँ के जो भी प्राकृतिक संसाधन उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो ये WTO का कार्य होता है, और ये किसके अंदर आता है, व्यापार नीतियों पर निगरानी रखने का जो कार्य होता है वो WTO के अंदर आता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है विकासशील देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना, यानी कि WTO का एक यह भी फंक्शन होता है कि अल्टीमेटली व्यापार का क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे बड़ा व्यापार का यह फ़ायदा होता है कि जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतने ही ज़्यादा देशों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा, और साथ ही साथ में लोगों को व्यापार से जो फ़ायदा मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी, उससे उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। तो WTO का यह भी कार्य है कि वह जो विकसित देश है उनके पास में जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को वो जो भी गरीब देश हैं, जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं, उनको वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाता है, और साथ ही साथ में उस टेक्नोलॉजी का हम किस प्रकार से उनका उपयोग कर सकते हैं उनका प्रशिक्षण भी देता है, और प्रशिक्षण देने के बाद में उनको उपयोग करना भी सिखाता है कि आप इस टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से उपयोग करोगे तो आपको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा तो आपको आर्थिक जो जीवन स्तर है उसमें भी सुधार होगा। तो ये इसका पाँचवां फंक्शन होता है कि विकासशील देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना। नंबर 6 इसका कार्य होता है अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ में सहयोग स्थापित करना। सहयोग स्थापित किस प्रकार से करना, मान लीजिए कोई विकासशील देश है उसको लोन चाहिए, या फिर हो सकता है कि जो कोई भी अगर विकासशील देश है उसको पैसे की आवश्यकता हो गई या आपदा आ गई वहाँ पर, तो ये क्या करेगा, WTO क्या करेगा, जो भी विकसित देश हैं जिनके पास में बैंक है, जैसे हम बात करें एशिया डेवलपमेंट बैंक हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होगा, इनके साथ में बैठक का आयोजन करेगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि जो जिस देश के अंदर आपदा आई है या फिर जो पैसों की सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है उनके लिए वो एक पैसे के लिए उनके रिक्वेस्ट करेगा कि आप इन्हें कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएं ताकि ये सर्वाइव कर सके, और जो भी इनका अभी जो कठिनाइयाँ, इनकी परेशानी, जो समस्या है वो इन समस्याओं से निकल सके। तो इसके लिए भी ये एक सहायता प्रदान करने का, या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य संस्था के साथ में सहयोग स्थापित करता है, ताकि आपस में कंट्रीब्यूट करके ये दोनों आपस में जो भी इनसे जो भी सहायता प्राप्त हो सकती है वो विकासशील देश जो गरीब देश है उनको वो सहायता पहुंच सके। तो ये इनके प्रमुख कार्य होते हैं। उम्मीद आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से किसका क्या क्या कार्य होता है। तो एक बार फटाफट से हम नाम देख लेते हैं। WTO के कितने कार्य होते हैं? 6 कार्य होते हैं। पहला कौन सा होता है? वार्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाना, और ये मंच कितने प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर इन बैठक का आयोजन किया जाता है। विवादों का निपटारा करना,
व्यापार समझौते का प्रशासन करना, व्यापार नीतियों पर निगरानी रखना और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ में सहयोग स्थापित करना, ये इसके प्रमुख 6 कार्य होते हैं। ठीक है ना, नाम से स्पष्ट है। मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से भी बता दिया कि किसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम WTO के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में चर्चा करते हैं। WTO के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम WTO के द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडी होती है उनके बारे में यदि चर्चा करें तो WTO के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उनको एक विशेष नाम से संबोधित किया जाता है और उस शब्द को बॉक्स के नाम से जाना जाता है। WTO के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है या WTO के अंदर जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों को सब्सिडी के आधार पर 3 भागों में बांट दिया जाता है और उन 3 भागों को बॉक्स नाम दिया जाता है और उसी बॉक्स के आधार पर इनको 3 अलग अलग बॉक्स के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र में क्या क्या दिया जाता है वो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स के नाम बता रहा हूँ और उनके अंदर की जो भी थ्योरी है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद में हम एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले आप सभी इधर ध्यान देना, WTO के द्वारा कौन कौन सी सब्सिडी दी जाती है। ठीक है ना, तो WTO द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? तो सब्सिडी को हम हिंदी में अनुदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अनुदान के नाम से जानते हैं WTO द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी। तो अब WTO द्वारा कितने तरह की सब्सिडी दी जाती है? 3 तरह की, मुख्य रूप से 3 तरह की सब्सिडी दी जाती है। कई तरह जगह 4 सब्सिडी भी होती है। वो एक जो एडिशनल जो सब्सिडी होती है उसको भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, जो मुख्य जो सब्सिडी होती है वो 3 सब्सिडी होती है। कौन कौन सी? इनको हम 3 बॉक्स बना देते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और 3। ठीक है ना, जो पहली जो सब्सिडी होती है उसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पहली जो सब्सिडी होती है उसको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है वो भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको केवल नाम याद होना चाहिए कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, और दूसरा हो जाएगा अंबर बॉक्स सब्सिडी, दूसरी हो जाएगी अंबर बॉक्स सब्सिडी और तीसरी हो जाएगी ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है ना, तो ये 3 तरह की सब्सिडी दी जाती है किसके द्वारा? WTO के द्वारा। और 3 तरह की सब्सिडी दी जाती है और इन सब्सिडी को एक विशेष नाम से संबोधित किया जाता है और उस विशेष नाम है बॉक्स। ठीक है ना, इसी बॉक्स को फिर अलग 3 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा बॉक्स हो जाता है? ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ठीक है ना, अब इनके अंदर क्या क्या होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में हम इनका पर्टिकुलर एक एक को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इस पर बात करें तो इस पर जो ग्रीन बॉक्स के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है इसके अंदर जो सब्सिडी का अर्थ क्या होता है? सब्सिडी का अर्थ होता है दी जाने वाली आर्थिक सहायता। अनुदान का अर्थ क्या होता है? तो जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों के द्वारा अपने देश में निवास करने वाले नागरिकों को, किसानों को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? सब्सिडी के नाम से जानते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सब्सिडी के नाम से जानते हैं। और उसी सब्सिडी को WTO के द्वारा 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है जिसमें ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है ना, तो हम बात करें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की बात करें तो इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर जो भी सब्सिडी आर्थिक सहायता दी जाती है सदस्य देशों के सरकार के द्वारा वहाँ निवास करने वाले किसानों को या फिर वहाँ के नागरिकों को, उस पर किसी प्रकार का कोई क्या नहीं होता है? कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कोई प्रतिबंध नहीं, इस पर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें अंबर बॉक्स, इसका मैं तुलनात्मक बता देता हूँ, उसके बाद में हम थ्योरी इसके अंदर पर्टिकुलर एक एक को भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है और ये क्या कहता है। ठीक है ना, दूसरी होती है अंबर बॉक्स सब्सिडी। तो इस पर क्या होता है? प्रतिबंध। इस पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। क्यों होता है प्रतिबंध वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर WTO के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया रखा गया, वो क्राइटेरिया हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और ब्लू बॉक्स के अंदर इसके अंदर क्या होता है? कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है ना, जो क्रॉस का निशान है वो शो करता है इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, राइट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसके ऊपर भी कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है ना, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है वो किस क्षेत्र में दी जाती है। अभी मैं केवल क्षेत्र का नाम बता रहा हूँ किस क्षेत्र में दी जाती है, उसके बाद में हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये इसी क्षेत्र में क्यों दी जाती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं ग्रीन बॉक्स जो सब्सिडी होती है किस क्षेत्र में दी जाती है। तो ये जो जनरली जो हम बात कर सकते हैं ये पर्यावरण के क्षेत्र में दी जाती है। पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर पर्यावरण से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे हम बात करें पर्यावरण के अंदर ही क्या होती है? अनुसंधान के कार्य होते हैं। जितने भी अनुसंधान के जो भी कार्य होते हैं और मोस्टली जो अनुसंधान के जो कार्य होते हैं वो पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। अनुसंधान कार्य के लिए आपदा राहत कार्य के लिए
जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है वो किस क्षेत्र में दी जाती है, तो जनरली पर्यावरण के क्षेत्र में दी जाती है, जिसके अंदर अनुसंधान कार्य के लिए, आपदा राहत कार्य के लिए। अब आपदा किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो अत्यधिक वर्षा होने की वजह से उत्पन्न हुई आपदा हो सकती है, अत्यधिक या फिर सूखे से उत्पन्न हुई आपदा हो सकती है, या किसी बीमारी के कारण उत्पन्न हुई आपदा हो सकती है। तो आपदा राहत के लिए जो भी आर्थिक सहायता दी जाती है वो किसके अंदर आती है, हमारे ग्रीन बॉक्स के अंदर आती है। इसी के साथ साथ में अनुसंधान कार्य के लिए, आपदा राहत कार्य के लिए, और एक हो सकता है इसके अंदर हम कह सकते हैं शिक्षा के लिए, ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी या आर्थिक सहायता दी जाती है। उसके बाद में हम बात करें अमर बॉक्स सब्सिडी की। किसकी बात करें हम, अमर बॉक्स सब्सिडी की बात करें। इसके अंदर जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो किसको दी जाती है, तो हम कह सकते हैं जनरली किसान को मिलने वाली आर्थिक सहायता। अब किसान को जो आर्थिक सहायता है वो अलग अलग क्षेत्र में मिलती है। जैसे हम बात करें फार्म मशीनरी पर मिलती है, फर्टिलाइजर पर मिलती है, सीड पर मिलती है, और जो भी इनके सिंचाई के साधन होती है उन पर इनको सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा फसलों पर इनको सब्सिडी मिलती है। तो वो सब्सिडी किसानों के अंदर भी अलग अलग तरह की सब्सिडी होती है, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें बात करें तो जो ब्लू बॉक्स जो सब्सिडी होती है, इसमें किस प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, तो इसमें वो सब्सिडी शामिल है जो किसानों के द्वारा उत्पादित किया गया, किसान द्वारा उत्पादित उत्पाद के उत्पादन में मात्रात्मक कमी करना, ठीक है ना। उसके लिए कौन सी सब्सिडी दी जाती है, तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी दी जाती है, ठीक है ना। तो ये जो मेन है, जो तीनों मेन पॉइंट बताए कौन कौन से, ग्रीन बॉक्स, अमर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, ठीक है ना। इस पर प्रतिबंध होता है, इस पर प्रतिबंध नहीं होता है, इस पर प्रतिबंध होता है किसका, WTO का, और इस पर भी WTO का प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है ना। और ये किस क्षेत्र में दी जाती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब हम पर्टिकुलर एक को डिस्कस करते हैं कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या कहता है, अमर बॉक्स सब्सिडी क्या कहता है, और ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या कहता है। सॉरी, अब सभी इधर ध्यान देना मेरी तरफ। जो ग्रीन बॉक्स जो सब्सिडी है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का अर्थ क्या होता है, तो ग्रीन का अर्थ क्या होता है, हरियाली, यानी कि क्या होता है, हरापन। यानी कि अगर जो भी WTO के अंदर जो सदस्य देश है, उन सदस्य देशों की सरकारों के द्वारा उसी देश में निवास करने वाले किसानों के लिए और आम नागरिकों के लिए और जन कल्याण के लिए उनको आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए, किस क्षेत्र के अंदर, पर्यावरण के लिए। यानी कि अगर वहाँ की जो भी WTO के जो सदस्य देश है वो वहाँ के जो सरकार है वो ये कहते हैं कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करेंगे, उसके लिए वो आर्थिक सहायता कितनी भी दे सकते हैं, WTO उसके लिए ऊपर कोई रोक नहीं लगाएगा, ठीक है ना। आपदा प्रबंधन यानी कि अगर कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए, उसको बचाने के लिए अगर कोई भी देश कितनी भी उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा दे वहाँ के लोगों को, वहाँ के किसानों को, तो भी WTO उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेगा, ठीक है ना। और इसी के साथ में अनुसंधान के लिए, यानी कि जितना ज़्यादा रिसर्चर का काम होगा, अगर उसके लिए भी जितनी ज़्यादा वहाँ की गवर्नमेंट उनको आर्थिक सहायता देना चाहती है, दे सकती है, WTO उसके लिए उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं उठाएगा, ठीक है ना। और शिक्षा के लिए भी हो, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे, आर्थिक सहायता लोगों को पहुँचाओगे, WTO उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। और हम जनरली देखते कई सारे ऐसे देश होते हैं जो शिक्षा के लिए भी अलग अलग कई सारी स्कीम लॉन्च करते हैं और उनको फ्री एजुकेशन देते हैं। और इसी में हम ऐड कर सकते हैं स्वास्थ्य के लिए भी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कार्य करती है, ठीक है ना। इसमें एक और ऐड कर देना आप स्वास्थ्य, ठीक है ना। अब वो स्वास्थ्य मानव का स्वास्थ्य हो सकता है और पशु स्वास्थ्य भी हो सकता है और प्लांट का जो भी पौधे होते हैं उनका स्वास्थ्य भी हो सकता है। तो हम जनरली देखते हैं कई सारे कंट्री ऐसी होती हैं जो अपने लोगों के लिए हेल्थ के लिए भी कई सारी स्कीम लॉन्च करती है, उनके लाखों का इलाज फ्री में करवाती है। कई सारी गवर्नमेंट होती हैं जो हॉस्पिटल फ्री खोलती हैं। तो वो सारा जो भी होता है उसके लिए जो भी आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है, तो उसके लिए WTO किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं उठाता है कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप खर्चा इस सेक्टर में क्यों कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जिस पर WTO के अनुसार इस पर आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा लोगों को आर्थिक सहायता दोगे, उतना ही ज़्यादा लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। और साथ ही साथ में अगर उनका जीवन स्तर में सुधार होगा तो स्वतः ही उस देश की GDP और उस देश की इकोनॉमी है वो स्वतः ही बढ़ने लग जाएगी। तो ये तो होता है हमारा क्या, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। क्या होता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अमर बॉक्स सब्सिडी। सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहता है WTO के अंदर जो बॉक्स वो रहता है अमर बॉक्स सब्सिडी। कौन सा सब्सिडी रहता है, अमर बॉक्स सब्सिडी। अब इसके पीछे की क्या कहानी है वो आपको पता होना चाहिए। इस पर WTO ने प्रतिबंध लगा रखा है, और प्रतिबंध क्यों लगा रखा है वो भी मैं इसके पीछे का आपको कारण बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अमर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है। तो किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर यह क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। यानी कि पूरा तो प्रतिबंध नहीं लगाता है, इसमें दो कंडीशन रखी गई है। अमर बॉक्स सब्सिडी के अंदर दो कंडीशन रखी गई है कि जो विकसित देश होते हैं, विकसित देश अपने कुल उत्पादन का विकसित देश जो भी हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया होगा, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने विकसित देश है, यूरोपियन यूनियन हो गए, जितने भी विकसित देश हैं, ये विकसित देश अपने कुल उत्पादन का
किसानों पर केवल 5% खर्च करेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर किसी देश की 100 रुपये इनकम है तो 100 रुपये में से केवल 5 रुपये ही वह अपने देश के किसानों पर खर्च करेंगे। यह कंडीशन रखी गई है WTO के द्वारा अमर बुक सब्सिडी में। और विकासशील जो देश है, विकासशील देश अपने किसानों के लिए जो भी कुल उत्पादन हो रहा है उसका केवल 10% ही खर्च कर सकते हैं। यानी कि अगर 100 रुपया हमें प्राप्त हो रहा है कुल उत्पादन का, तो हम केवल उसमें से 100 में से 10 रुपये अपने जो विकासशील देश है उन पर खर्च करेंगे। अब विकासशील देश कौन कौन से हो गए? जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान। ये जितने भी हमारे मिडिल ईस्ट और जितने भी ये हमारे देश राष्ट्र हैं, ये सब हमारे विकासशील देश कहलाते हैं। अब इसमें ये दो कंडीशन याद रखना, विकसित देश के लिए 5% और विकासशील देश के लिए 10% ये कंडीशन रखी गई है, ठीक है ना। अब वहाँ के किसानों को क्या मिलनी चाहिए? आर्थिक सहायता। केवल आप इतनी ही आर्थिक सहायता दे सकते हो, लेकिन जो भी विकासशील देश है, ये विकासशील देश इस कंडीशन का विरोध करते हैं। यानी कि हम केवल 10% ही खर्च नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा और खर्च करें। इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? तो पीछे का जो प्रमुख कारण है वो जो किसानों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो भारत सरकार के द्वारा, हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ के किसानों को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अलग अलग सेक्टर के अंदर किसानों को अलग अलग आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे हम बात करें फर्टिलाइजर के लिए भी वो इंडियन गवर्नमेंट है जो किसानों को सब्सिडी देती है। हम बात करें फार्म मशीनरी की, उस पर भी सब्सिडी देती है। हम बात करें सिंचाई के जो भी साधन होते हैं उन पर भी इनको सब्सिडी मिलती है, किसानों को दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। साथ ही साथ हम बात करें जो भी सीड होते हैं उन पर भी इनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। फसल उत्पादन होने के बाद में जो उनका जो फसल उत्पादन होता है, फसल होने के बाद, पैदा होने के बाद में किसानों से जो गवर्नमेंट होती है वो फिक्स रेट में सब्सिडी तय कर देती है कि हम इससे नीचे इनकी फसलों को नहीं लेंगे। तो फसल पैदावार होने के बाद में इनको और सब्सिडी मिल जाती है। तो अगर इतनी सारी अगर किसी को सब्सिडी दी जाती है या आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा दी जाती है तो उसके फसल पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको एक मोटिवेट मिल जाता है कि हमें बाहर से इतना ज़्यादा इनपुट मिल रहा है, इतना ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपना क्षेत्रफल और बढ़ा दें। और जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा बाहर सेल करेंगे। तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होने लग गया है वर्तमान में कि अगर हम अनाज की बात करें कि अगर हमारे 2 साल 3 साल तक अगर हम यहाँ के किसान अगर पैदावार भी नहीं भी करें तो भी हम आने वाले समय में 2-2.5 साल तक अपना खुद का पेट भर सकते हैं। तो इसी चीज़ का विरोध जो विकसित देश है वो करते हैं और शिकायत करते हैं WTO के अंदर की भारत सरकार के द्वारा वहाँ के किसानों के लिए जो आर्थिक सहायता जितनी देनी चाहिए थी उससे कई गुना ज़्यादा वो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है। और उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से वो कच्चा पदार्थ जो भी होता है, जनरली उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और जितना ज़्यादा कच्चा माल प्राप्त होगा और उससे उतनी ज़्यादा उनसे वस्तुएं बनेगी, और जितना ज़्यादा कच्चा माल रहेगा वस्तुएं उतनी तेज़ी से निर्मित होगी और वो चीज़ें उतनी ज़्यादा सस्ती होती जाएगी। और इसी के पीछे का प्रमुख कारण है कि विकसित देश WTO के अंदर शिकायत करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दी जाती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में देने की वजह से यहाँ के किसान फसलों का उत्पादन ज़्यादा करते हैं, और जितने ज़्यादा फसलों का उत्पादन होगा उतने ज़्यादा कच्चे माल की जो पूर्ति होगी वो ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पूर्ति होगी उतनी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होने की वजह से जो भी उद्योगों के अंदर जो भी सामान होगा वो सामान महंगा होने की बजाय वो सस्ता होता चला जाएगा, और जितना ज़्यादा सस्ता होगा उतने ज़्यादा लोग सस्ते की डिमांड करते हैं और महंगे को कोई खरीदना नहीं चाहता। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर जिस देश में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसी का एकाधिकार हो जाता है, मोनोपोली हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वर्तमान में चीन। वर्तमान में अमर बुक सब्सिडी का अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो वो हो जाएगा, एक तो चीन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा भारत। क्योंकि जनरली हम चीन और भारत के अंदर जो भी हम किसी भी सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर या तो चीन फर्स्ट रहता है या भारत फर्स्ट रहता है। अगर चीन फर्स्ट है तो भारत सेकंड रहेगा, अगर भारत फर्स्ट नंबर पर तो चीन सेकंड नंबर पर। किसी भी सेक्टर में देखे जाए, चावल के सेक्टर में हम देखें, चाहे हम गेहूँ के उत्पादन में देखें, दालों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में, लगभग हम फर्स्ट सेकंड रैंक पर चलता रहता है, ठीक है ना। तो वर्तमान में देखा जाए तो जो भी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी मार्केट बाजार इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसके ऊपर अगर मोनोपोली देखा जाए एकाधिकार किसका, तो या तो चीन का एकाधिकार है या फिर भारत का अधिकार है। और इनमें से भी अगर पूछा जाए किसका एकाधिकार है, मोनोपोली किसकी है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, तो चीन के सबसे ज़्यादा उसमें एकाधिकार है। हम जनरली जानते हैं कि आज इंडिया के अंदर लगभग 90% या हम कह सकते हैं 70 से 80% जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान आते हैं वो कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। क्योंकि भारत के अंदर उनका उत्पादन सेम जो सामान चाइना से आ रहा है सेम होगा वो उत्पादन भारत में हो रहा है उन्हीं सामान का, लेकिन भारत के अंदर जो उनको बनाने निर्माण करने की जो कॉस्ट है वो तुलनात्मक रूप से चीन से कई गुना ज़्यादा है। आज हम बात करें एक जो हमारे, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर आज चीन सबसे ज़्यादा आगे निकल चुका है। अगर हम पर्टिकुलर अगर मोबाइल की बात करें या मोबाइल कवर की बात करें, अगर हम किसी भी मोबाइल कवर की बात करें तो वो कोई मोबाइल कवर चीन के अंदर 2 रुपये 3 रुपये में मिल जाता है, और वो कवर अगर कवर हमारे इंडिया के अंदर
आता है तो वो 20 से 40 रुपये में, 40-50 रुपये में वो हमको मिलने लगता है। और अगर वोकावे कवर हम इंडिया से बना हुआ लेते हैं तो वोकावे कवर हमारा 150 रुपये 200 रुपये में पड़ता है। सेम वोकावे कवर है, वोकावे कंपनी है, लेकिन हमारे यहाँ पर लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा होने की वजह से और जो भी टेक्नोलॉजी है वो उसमें टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से हम उसका उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। इसी वजह से चीन के द्वारा जो भी सामान उत्पादन किया जाता है वो सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं और उसका एकाधिकार हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ठीक है ना। ये आता है हमारे किसके अंदर, अमर बॉक्स सब्सिडी के अंदर। और अमर बॉक्स सब्सिडी के अंदर कृषि के क्षेत्र में मैंने बता दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, पैसा जितना ज़्यादा उनको मिलेगा, वो अपना जो फसल उत्पादन का जो क्षेत्र उतना ज़्यादा बढ़ा देंगे और जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा वो कच्चे माल की पूर्ति कच्चे माल की पूर्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका उद्योगों में उतना ज़्यादा उपयोग होगा, उपयोग जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा उससे वस्तुएं बनाई जाएगी और जितनी ज़्यादा वस्तुएं निर्मित होती जाएगी उतनी ज़्यादा वो सस्ती होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं अमर बॉक्स सब्सिडी के अंदर आता है। इसी कारण से यूरोपियन यूनियन और जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, जैसे अमेरिका हो गया, मेक्सिको हो गया, ये कनाडा हो गया, ये क्या करते हैं तो WTO के अंदर भारत की शिकायत करते हैं। और शिकायत के दौरान वो क्या करते हैं कि जितना क्राइटेरिया WTO ने रखा है कि विकासशील देश केवल अपने कुल उत्पादन का केवल 10% ही आर्थिक सहायता के रूप में किसानों को उपलब्ध करवाएं, लेकिन भारत इनकी बात नहीं मानता है और भारत लगभग 20 से 25% इनको कुल उत्पादन का उपलब्ध करवाता है। यानी कि अगर 100 रुपये में से WTO का अकॉर्डिंग 10 रुपये हमको खर्च करना चाहिए आर्थिक सहायता के रूप में, लेकिन भारत है जो 20 से 25 रुपये पर्टिकुलर एक किसान पर खर्च करता है। तो इससे इनको समस्या हो रही है यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड को, और इसी का विरोध करते हुए WTO को पास में जाते हैं। लेकिन भारत ने भी WTO के अंदर स्पष्ट मना कर दिया है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमारा उद्देश्य है, हमारे देश सबसे पहले हैं, तो सबसे पहले हम हमारे देश की सोचेंगे, हमारे देश के लोगों के नागरिकों के बारे में सोचेंगे, हमारे किसानों के बारे में सोचेंगे, उसके बाद में हम आपके बारे में सोचेंगे। तो भारत ने स्पष्ट रूप से इसके लिए मना कर दिया है और हम जैसा पहले करते आ रहे हैं वैसा का वैसा ही अभी भी जारी रहेगा। और हो सके तो हम वर्तमान में ये भी अनाउंसमेंट कर दें कि जो हम MSP दे रहे हैं किसानों को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये फिक्स नहीं किया है कि हम MSP देना चालू रखेंगे। एक बार संसद में बिल पारित हो जाता है कि हम MSP देना पर्टिकुलर जारी रखेंगे, या इसको किसी स्कीम लॉन्च करके पर्टिकुलर ये कह दिया जाए कि आज से भारत के अंदर आजीवन MSP चालू रहेगी, तो चालू रहेगी। अभी इसका कोई प्रावधान नहीं, MSP कभी भी भारत सरकार बंद कर सकती है, इसका ऑफिशियल रूप से अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे अमर बॉक्स सब्सिडी। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अमर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है और क्या कहना चाहती है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस पर क्या होती है ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी, तो किसान द्वारा उत्पादित उत्पाद के उत्पादन में मात्रात्मक रूप से कमी करना, यानी कि मात्रात्मक रूप से कमी करना, यानी कि कुछ ऐसे इनपुट उसके अंदर उपलब्ध, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है कि उनका अगर प्रोडक्शन एरिया जो है वो कितना ही ज़्यादा हो, लेकिन उसके अंदर कुछ केमिकल्स की सहायता से या फिर कुछ टेक्नोलॉजी की सहायता से हम इस प्रकार से उनका प्रोडक्शन करें कि उनमें मात्रात्मक रूप से कमी आ जाए। जैसे ही मात्रात्मक रूप से किसी चीज़ में कमी आ जाती है, ऑटोमेटिक उस चीज़ के दाम घटने, ऑटोमेटिक उस चीज़ की जो यील्ड होती है, उपज होती है, वो उत्पादन धीरे धीरे कम होने लग जाता है और चीज़ें स्वतः महंगी होने लग जाती है। तो ये हमारा ब्लू बॉक्स सब्सिडी होता है। तो 3 तरह की सब्सिडी दी जाती है। कौन कौन सी याद रखना, ग्रीन बॉक्स, अमर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। एक सब्सिडी और दी जाती है, उसका नाम है डेवलपमेंट बॉक्स सब्सिडी। वो भी क्या होती है वो मैं अभी इसके बाद में देखते हैं, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। उसके बाद में हम देखते हैं डेवलपमेंट बॉक्स सब्सिडी के बाद में देखते हैं। कई जगह 3 लिखी होती है, कई जगह 4 लिखी होती है, लेकिन जो WTO की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर केवल तीनों के बारे में बता रखा है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अमर बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी के बारे में बता रखा है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं डेवलपमेंट बॉक्स सब्सिडी की। डेवलपमेंट बॉक्स सब्सिडी की बात करें तो इसके नाम से स्पष्ट है ये सब्सिडी क्या करती है, तो किसी भी देश के अंदर विकास कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। जो चौथी जो सब्सिडी होगी वो क्या होगी, डेवलपमेंट बॉक्स सब्सिडी, ठीक है ना। डेवलपमेंट बॉक्स सब्सिडी क्या कहती है, तो यह सब्सिडी, इस पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कि इसको हम किसी भी कितने भी इसमें आर्थिक सहायता दे सकते हैं। तो विकास कार्यों के लिए दी गई, विकास कार्य हेतु दी गई, विकास कार्य हेतु दी गई आर्थिक सहायता, विकास कार्य हेतु दी गई आर्थिक सहायता वो किसके अंदर आती है, डेवलपमेंट बॉक्स के अंदर आती है। ये हमको याद रखना। अब वो आर्थिक सहायता विकास कार्य तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी सेक्टर में हो सकती है। हो सकता है हमें किसी प्रकार का बांध बनाना हो, बड़ा बड़ा डैम बनाना हो सकता है हमें थर्मल पावर प्लांट बनाना हो सकता है हमें कोई भी सड़क कार्य कंप्लीट करना हो सकता है हमें कोई भी नया नगर बसाना हो, तो वो किसी भी प्रकार का विकास कार्य हो सकता है। वो उसके लिए जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वो हमारे किसके अंदर आती है, डेवलपमेंट बॉक्स सब्सिडी के अंदर आती है। और ये जनरली ऐसे डेवलपमेंट बैंक हो गया या फिर
कोई सा संगठन हो गया, कोई विकसित देश हो गया, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा ये दिलवाया जा सकता है आर्थिक सहायता, ठीक है ना। उसके बाद में एक प्रश्न और आता है कि WTO के द्वारा 2 रिपोर्ट जारी करवाया, 2 रिपोर्ट निकालता है WTO, वो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है तो वो उसके बारे में हम देख लेते हैं। WTO द्वारा जारी रिपोर्ट, तो पहली रिपोर्ट तो ये निकालता है, ये इन दोनों रिपोर्ट के नाम याद रखना है, बाकी इसके अंदर हमें और कोई चीज़ याद नहीं रखनी, ठीक है ना। एक तो निकालता है विश्व व्यापार रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। यानी कि ये रिपोर्ट में क्या मेंशन रहता है कि इसके अंदर ये मेंशन रहता है कि कौन सा देश किस देश के साथ में कितना व्यापार किया है, कितने बिलियन डॉलर का व्यापार किया है, और तुलनात्मक रूप से पिछले वर्ष कितना था, वर्तमान में कितना है, और आने वाले समय में उस देश के बीच में कितना व्यापार होने लग जाएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन रहती है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो चीन और भारत के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो वर्तमान समय में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का निकल चुका है। भारत की वर्तमान में जो टोटल जो GDP है वो $3 ट्रिलियन की है, और इंडिया और चीन के बीच में जो भी व्यापार होता है वो $1 ट्रिलियन से ऊपर का निकल चुका है। अब तक जितना भी व्यापार हुआ वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का निकल चुका है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वो हमें विश्व व्यापार रिपोर्ट से प्राप्त होती है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट से हमें इसके बारे में पता चल जाता है कि कौन सा देश किस देश के साथ में किस प्रकार से व्यापार कर रहा है। जितना ज़्यादा व्यापार अधिक होगा उसके बीच में उतना ज़्यादा अच्छे संबंध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और व्यापार किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है, किन किन वस्तुओं का हो रहा है, किन चीज़ों के ऊपर हो रहा है, सर्विस सेक्टर के अंदर हो रहा है, या फिर फर्टिलाइजर के अंदर हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर हो रहा है, किस प्रकार का व्यापार हो रहा है, वो इसके आधार पर हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। ये होती है हमारा विश्व व्यापार रिपोर्ट। और दूसरी रिपोर्ट होती है विश्व सांख्यिकी रिपोर्ट। विश्व सांख्यिकी रिपोर्ट, या इसी को दूसरा नाम होता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। क्या दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, इसका दूसरा एक होता है विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। सांख्यिकी यानी इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इकोनॉमिक्स के अंदर ये बताया जाता है कि अगर इसके अंदर तो केवल ये मेंशन रहता है विश्व व्यापार रिपोर्ट के अंदर कि कौन सा देश किस देश के साथ में कितना बिलियन का डॉलर का व्यापार कर रहा है, और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि एक महीने के अंदर जो व्यापार किया गया उसमें कितना उतार चढ़ाव है, जो ये ग्राफ के माध्यम से बताया जाता है। और आपने कई बार ऐसा ग्राफ देखा भी होगा कि इस प्रकार से ग्राफ होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि एक माह में इतना व्यापार किया गया किसी देश के द्वारा, और उसी के दूसरे महीने में वो व्यापार गिरकर इतना आ गया, और तीसरे वर्ष में अचानक से इतना बढ़ जाता है, चौथे महीने में वापस इतना कम हो गया, वापस ऐसे धीरे धीरे कम होता हुआ कभी बढ़ता है, कभी ऐसा बढ़ता कम होता जाता है। तो वो जो इस प्रकार का जो रिपोर्ट निकालती है वो कौन निकालता है, तो विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट निकालती है इसके द्वारा, और सभी देशों के लिए अलग अलग ये निकाली जाती है, ठीक है ना। ये साप्ताहिक भी हो सकती है ये रिपोर्ट, और मासिक भी हो सकती है, और 6 माह भी हो सकती है, और वार्षिक भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। और ये सारी अगर रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको WTO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कीजिएगा, जिसमें आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ में हमारा WTO कंप्लीट होता है। मैंने मेरी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है WTO के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की। अगर इसमें छोटी मोटी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और अगली बार जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ में मिलेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद, इसी जोश, इसी उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।